cases in year 2011, and I have been teaching this English essay and English grammar and composition since long. My dear student, when we talked about the competitive exams, हम बेटे किसी भी competitive exam की बात करें, उसमें स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा फेलियर्स है वो या तो इंग्लिश एसे में होता है या वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में होता है. इफ आई विल डिफाइन दिस इंग्लिश एसे, हमारा जो कोर्स होगा, मैं पहले आपको कोर्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं. दिस कोर्स वुड बी कंसिस्टेड ऑन 2 months, 6 days a week. हमारी क्लास 3 सेगमेंट में डिवाइड होगी. पहले सेगमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, दूसरे में मैं आपको लिखवाऊंगा, और तीसरे के अंदर मैं आपको इंडिविजुअल फीडबैक प्रोवाइड करूंगा. ये हमारे नेक्स्ट 2 मंथ की जो क्लास है, मैं आज ही आप इसको लेक्चर में ब्रेक करके दे देता हूं कि हम अगली क्लासेस में इस चीज पे पढ़ेंगे. माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट विद द रीजन ऑफ फेलियर्स. ये हमारा पूरा कोर्स आउटलाइन है. यू नो दैट एवरी ईयर this Federal Public Service Commission as well as Punjab Public Service Commission, at the end of their result, they always publish their annual reports. और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये जुडिशरी का एग्जाम जो है उसमें भी एनुअल रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें वो पूरे के पूरे एनालिसिस देते हैं. वो बताते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं तो वो क्यों आए हैं, और अगर किसी में किसी के बुरे नंबर आए हैं तो वो क्यों आए हैं. इंग्लिश ऐसे की भी रिपोर्ट जनरेट होती है. और अनफॉर्चुनेटली सिंस लास्ट 20 years, बड़े पिछले 20 सालों से लोग एक जैसी वजूहात से फेल हो रहे हैं. दे हैव द सेम रीजन ऑफ फेलियर्स. दिस इज माई फेथ कि अगर सिर्फ आपने रीजन ऑफ फेलियर्स पे भी काम कर लेना, अगर सिर्फ आप आज और कल का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से सुन लें, इसको अगर आप डाइजेस्ट कर लें, कंप्रीहेंड कर लें, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इंग्लिश ऐसे को पास कर सकते हैं. सो टुडे एंड टुमारो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द रीजन ऑफ फेलियर्स. इसके बाद ये सेट आई विल स्टार्ट विद फ्रॉम वेरी बेसिक्स, क्योंकि दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ऐसे. हमारा अलमिया ये है कि हमें बेसिक्स आती नहीं है, हम सीधा इंग्लिश ऐसे की तरफ जंप करने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाते हैं. डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट्स. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. देखें ना, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि टाइम को मेजर करने की यूनिट्स, सो टाइम हैज इट्स ओन यूनिट्स एज वेल. डेज हैं, वीक्स हैं, ईयर्स हैं. सो राइटिंग हैज इट्स ओन यूनिट एज वेल. राइटिंग का पहला यूनिट जो है दैट इज नोन एज द अल्फाबेट. और जब तक आपको अल्फाबेट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उस वक्त तक आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल का यूजेज सही नहीं होगा. आप हमेशा ए और एन को गलत यूज करते हैं और करते रहेंगे जब तक आपके अल्फाबेट्स ठीक ना हो जाए. द सेकेंड वन इज वर्ड्स. यू नो कि जब हम अल्फाबेट्स को कंबाइन करते हैं तो दे ऑलवेज मेक द वर्ड्स, ये अल्फाज बनाते हैं. and they are also known as a parts of speech. You know that we have noun, we have verb, we have pronoun, we have adjective. और जब तक ये चीजें नहीं आ गई, अगेन आपकी इंग्लिश सही नहीं हो सकती. Then dear student, we will make the phrases. हम phrases पढ़ेंगे. और इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन जो है, दिस इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ phrases. आउटलाइन लिखी हमेशा phrases में जाती है. Then they will make the clauses. Then dear student, this is the basic unit of writing. This is sentence. You know, जब हम कहते हैं ना, what is the basic unit of life? हम कहते हैं the basic unit of life is known as a cell. So the basic unit of writing is known as a sentence. Sentence है basic unit आपकी writing का. Sentence and as well as its types. Then
paragraph, and then we'll move to English essay and its types. In lecture number 3 or 4, dear student, I would like to define what is English essay. हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश essay है क्या, and what are its key components. इंग्लिश essay बेटे बजाते खुद कोई एक चीज नहीं है. This is the combination of 5 सब components. 5 चीजों को मद्देनजर रख के आपका टीचर आपके इंग्लिश ऐसे में आपको नंबर अवार्ड करता है. उसमें जो सबसे पहली चीज है दैट इज स्ट्रक्चर. देखे ना, मैं आपने बचपन के अंदर लेटर्स लिखे होंगे. लेटर का अपना एक स्ट्रक्चर होता था. हम लिखते थे एग्जामिनेशन हॉल, CTABC, माय डियर फ्रेंड, एंड पे लिखते थे यूर फेथफुली. अब बॉडी में अगर कुछ भी ना लिखते तो तब भी आपको 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते थे. तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश जितनी भी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग. We have poetry, we have drama, we have novels, we have pressy writing, we have letter writing, we have English essay writing. So every type of writing has its own style. हर राइटिंग का अपना एक स्ट्रक्चर है. कभी आपने सुना है कि लेटर के अंदर आउटलाइन बनी हो? आउटलाइन तो सिर्फ इंग्लिश ऐसे की होती है. सो पहली चीज ये है कि 20 मार्क्स विल गोज फॉर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में हम 3 चीजें पढ़ेंगे. हम आउटलाइन पढ़ेंगे. आउटलाइन हैज इट्स ओन स्टाइल. हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम बॉडी पैराग्राफ पढ़ेंगे, हम ट्रांजिशन पैराग्राफ पढ़ेंगे और हम कंक्लूजन पढ़ेंगे. देन डियर स्टूडेंट, वी हैव कंटेंट. कंटेंट का मतलब यह है कि आप कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करने चाहिए CSS और PMS के लिए. कहां से ये मटेरियल आपको मिलेगा. CSS में अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप तो खुद गैस कर सकते हैं कि अगले साल क्या ऐसे आ रहा है. तो हमने तमाम चीजें तो पढ़नी ही नहीं है. हमने चंद एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं और देन हमने उनकी सोर्सेस को डी कोड करना है कि कौन कौन सी सोर्सेस से ये हमें मटेरियल मिलेगा. हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और बहुत से टॉपिक्स हैं वो खुद मैं आपको पढ़ाऊंगा. देन डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ग्रामर्स. 20 नंबर ग्रामर के हैं. ग्रामर में डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे. टेंसेस के बाद हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे, हम नरेशन पढ़ेंगे, हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ेंगे और हम यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे. देन डियर स्टूडेंट, एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन कहते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को. हम कहते हैं ना फलां बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिखता है. खूबसूरती को हम एक्सप्रेशन कहते हैं. कुछ लोग आप जानते हैं छोटे जुमले लिखते हैं, कुछ बड़े लॉन्ग सेंटेंसेस लिखते हैं, कुछ बहुत मुश्किल अंग्रेजी लिखते हैं, कुछ बड़ी आसान अंग्रेजी लिखते हैं. और आखिरी बात है आर्गुमेंट्स. आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि हाउ यू विल कन्विंस समवन एट सम सर्टेन कंक्लूजन. एंड पे हम आर्गुमेंट्स पे बात करेंगे. 20 आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 100, 20 मार्क्स विल गोज फॉर आर्गुमेंट्स एज वेल. Then dear student, after this one, I would like to start with the introduction. हम introduction से start करेंगे. Introduction is always consisted on 3 parts. मैं पहले आपको introduction पढ़ाऊंगा. Introduction होता क्या है? Introduction के अंदर हमेशा 3 एलिमेंट होते हैं. ये आज भी ना तमाम चीजों के एक मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं ताकि जब मैं पढ़ाने लगूं तो ये चीजें आप रिकॉल कर सकें कि हमने ये पहले भी एक दफा इनका जिक्र सुना था. My dear son, introduction is always consistent on 3 things: जनरल स्टेटमेंट, सपोर्टिंग स्टेटमेंट और सबसे अहम चीज जो है दैट इज नोन एज अ थीसिस स्टेटमेंट. देन आई वुड लाइक टू टेक द क्लास टेस्ट. हम क्लास टेस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर कुछ होमवर्क असाइनमेंट मैं दूंगा और हम इंट्रोडक्शन से उस वक्त तक आगे मूव नहीं करेंगे जब आप में से हर एक इंट्रोडक्शन का एक्सपर्ट नहीं होगा. Then dear student, I would like to talk about the outlines.
हम आउटलाइन पे बात करेंगे। And basically, we have different types of essay as well. We have argumentative essay and we have descriptive essay. Basically, essay की मुख्तलिफ types हैं और every type of essay has its own way of writing. बेटे हर type का introduction के लिखने का अपना style है। Then after this one, dear student, I would like to talk about the body paragraph. आपका major portion of essay जो है ना, that is always consisted on body paragraph. आप समझिए आपके 80% ऐसे जो है ना, that is always consisted on body paragraph. In body paragraph, dear student, I would like to talk about the topic sentence. The first sentence that will start your paragraph, that is known as a topic sentence. Supporting sentences, coherence, unity, organization, and concluding sentence. हम क्लास टेस्ट लेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे। Then dear student, I would like to talk about the content. आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा और कंटेंट में सबसे पहले मैं आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़ाऊंगा, डेमोक्रेसी पढ़ाऊंगा, गवर्नेंस पढ़ाऊंगा, वुमेन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, COVID-19, and they said after lecture number 12, ये 15 भी हो सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आप समझे 5th of November या 6th of November मैं आपके ऐसे का फुल फ्लेज मॉक टेस्ट लूंगा 3 hours का। उस वक्त तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। टॉपिक मैं बता दूंगा कौन से होंगे, फील्ड बताऊंगा, टॉपिक कुछ भी आ सकता है। देन देयर स्टूडेंट ग्रामर, उसके बाद मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा और ग्रामर में क्या पढ़ाऊंगा, यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, कॉमन सेंटेंस एरर पढ़ाऊंगा, पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा और नरेशन पढ़ाऊंगा। देन एक्सप्रेशन एंड टेक्निक्स टू इंप्रूव इट, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड टाइम मैनेजमेंट, और एंड पे डियर स्टूडेंट देन वी विल स्टार्ट अ सीरीज ऑफ मॉक एग्जाम एज वेल। उसके बाद हम आपके मॉक एग्जाम शुरू करेंगे एंड दे विल कंटिन्यू टिल योर एग्जामिनेशन एज वेल। ये हमारी स्कीम ऑफ स्टडी होगी। डियर स्टूडेंट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, अब म्यूट आप तमाम के तमाम क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जिस भी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा आप अपना हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अलाउ करूंगा और उसी वक्त आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर क्वेश्चंस करें। जब भी किसी चीज की आपको समझ नहीं आ रही है, आप जरूर अपने क्वेश्चंस करें। माय डियर स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट विद द रीजन ऑफ फेलियर्स। लोग क्यों ऐसे में फेल होते हैं, ये मेरी फाइंडिंग नहीं है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस की कमीशन की पिछले 20 साल की फाइंडिंग्स है। वो हर साल अपने एग्जामिनर रिपोर्ट जनरेट करते हैं और हर साल बता रहे हैं कि लोग क्यों फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फेल हुए जा रहे हैं। मेरा ये फेथ है कि अगर सिर्फ आप रीजन ऑफ फेलियर्स पे काम कर लेना, सिर्फ रीजन ऑफ फेलियर्स पे, जैसा आप कभी भी फेल नहीं होंगे। बेटे ना सिर्फ इंग्लिश, एक CSS, PMS, जुडिशरी, ये 1 पेपर जो IB, FIA, आपके जितने भी पेपर हैं आप कभी भी फेल नहीं होंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप फेल हो जाए। आप नोटबुक होनी चाहिए और चीजें आप नोट करें, जहां पे आपको इश्यू है वहां पे क्वेश्चन करें। माय डियर सर, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अकॉर्डिंग टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, they have stated that the 90% candidate could not qualify these competitive exam due to incorrect spellings. वो कहते हैं कि स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा मसला है वो स्पेलिंग का इश्यू है। उन्होंने कहा कि 90% कैंडिडेट ऐसे हैं CSS में, 90% जिनको स्पेलिंग नहीं आते हैं। आगे उन्होंने स्पेलिंग को अच्छे तरीके से बाइफरकेट किया है। उन्होंने कहा दे नो ईच एंड एवरी स्पेलिंग, उन्होंने इन्हें हर एक स्पेलिंग आते हैं।
मुश्किल से मुश्किल ये स्पेलिंग लिख लेते हैं, बट दे हैव इशू विद फ्यू हंड्रेड वर्ड्स। उन्होंने कहा कि इनको 100 वर्ड्स से इशू है। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने गालमन 2006 की रिपोर्ट के अंदर ये एक लिस्ट भी दी थी। उन्होंने कहा ये मुश्किल से मुश्किल स्पेलिंग लिख लेंगे, लेकिन एक 100 वर्ड्स की ये लिस्ट है, ये 100 वर्ड स्टूडेंट को नहीं आते। और ये ऐसे कॉमन वर्ड हैं कि हमेशा हम अपनी राइटिंग में यूज करते हैं इन वर्ड्स को। अब लिखें, मैं अक्सर क्लास में लिखवाता हूं, और आधी क्लास को ये स्पेलिंग्स फिर भी नहीं आते होते हैं। लिखें एक वर्ड, बड़ा सिंपल सा लफ्ज है, लेकिन हम में से अभी 34 लोग हैं, हम में से मेजॉरिटी ये स्पेलिंग गलत लिखेंगे, मेजॉरिटी ये स्पेलिंग गलत लिखेंगे। अब लिखें स्पेलिंग इलिटरेसी। हमने स्पेलिंग किसके लिखने हैं? इलिटरेसी के। गालबन ये आप क्लास 6 से लिख रहे होंगे। अगले स्पेलिंग आप लिखें, मैं 2-3 स्पेलिंग लिखूंगा। फुलफिल के, फुलफिल। नेक्स्ट स्पेलिंग आप लिखें फुलफिल के बाद बैरोक्रेसी के। ये भी एक ऐसा लफ्ज है जो हमेशा हम अपनी राइटिंग में लिख के आते हैं, और अक्सर इसके स्पेलिंग आप गलत लिख के आते हैं। आप में से मेजॉरिटी ने ये स्पेलिंग गलत लिखे होंगे। जैसे आपने इलिटरेसी को स्पेलिंग लिखे होंगे ILLE। दिस इज नॉट ILLE, दिस इज ILLI। फुलफिल के आपने लिखे होंगे FULL नहीं, ये दोनों सिंगल एल हैं। FU सिंगल एल, FI सिंगल एल। किसी हद तक डबल एल भी ठीक है, बाद वाला, पहले वाला सिंगल एल ही आएगा। अमेरिकन स्पेलिंग जो है वो डबल एल है, लेकिन बट वी हैव टू फॉलो द ब्रिटिश स्पेलिंग। आप में से मेजॉरिटी ने लिखे होंगे बैरोक्रेसी की स्पेलिंग BREA, नहीं, गलत है, ये BUREA है। आपको पता है कि एक गलती के पीछे CSS में हमारा 1 नंबर कटता है। ये लिस्ट मैं आपको दूंगा, ये 100 वर्ड्स आप इनको याद कर लें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आपका कोई भी लफ्ज जो है वो गलत स्पेलिंग नहीं होता। वो अगेन ओनली 100 वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हम स्पेलिंग गलत लिखते हैं। इसके अलावा हमारा कोई ऐसा वर्ड नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, हमारी सबसे बड़ी रीजन ऑफ फेलियर ये है कि वी ऑलवेज राइट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। दूसरी एक और भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊं। हम इससे जितने भी कैंडिडेट हैं मैक्सिमम स्पेलिंग क्यों गलत करते हैं? डियर स्टूडेंट, व्हेन वी हैव द इश्यू ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जब किसी लफ्ज की आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है ना, तो आप लफ्ज को गलत लिखोगे। पहली बात है अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, एक चीज। दूसरी चीज, अब मैक्सिमम हर बच्चा, आपके 200 स्पेलिंग गलत होंगे, नॉट मोर देन 200। तो आपकी टास्क ये है कि अपने लफ्जों को आइडेंटिफाई करें। मतलब मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं ना, आप मेरे सामने स्पेलिंग एक दफा गलत लिखे हैं, मैंने आपको बता दिए कि ये गलत है स्पेलिंग। आप उन सारे गलत स्पेलिंग की एक लिस्ट बनाओ। पहले गलत लिखो लिस्ट में जैसे मैंने लिखी हुई है, उसके बाद सही लिखो, और यहां बैठ के पढ़ते हो वहां अपने सामने इसको लगा दो और इनको याद करना शुरू कर लो। तो डियर सर, सबसे बड़ी आपका मसला है स्पेलिंग्स का। और ये 100 वर्ड्स आपका ग्रुप ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो ये आज ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज मेडिसन, दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है पुअर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। पहले जरा मेरी बात गौर से सुन लें। व्हाट इज इंग्लिश ऐसे? इंग्लिश ऐसे is the combination of 150 to 200 sentences. जैसे इंग्लिश ऐसे, बट इंग्लिश ऐसे तो बजाते खुद कोई चीज ही नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन of 100 to
sorry, 180 sentences to 200 sentences. And if you can write one sentence, you can write the thousand of sentences by your own. मैंने अगले 2 महीने में सिर्फ एक चीज की एफर्ट करनी है, मैंने सिर्फ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक करनी है। बट इंग्लिश ऐसे तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी? जब आप 180 से 220 सेंटेंसेस लिखते हैं, पीएमएस में कम होता है, क्योंकि पीएमएस में 2 आवर्स कैसे होता है, 2 घंटों का ऐसे होता है। तो आप समझें, यू आर सपोज टू राइट द 150 to 180, और बाकी कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें और ऐसे की लेंथ कम हो जाती है। तो इंग्लिश ऐसे तो कोई बजाते खुद कोई चीज ही नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। If you can write one sentence by your own, you can write the thousand of sentences by your own as well. अगर आप एक जुमला लिख सकते हैं तो आप हजारों जुमले भी लिख सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है एक जुमला सही अपनी तरफ से लिखने की। मसाइल क्या हैं? सेंटेंस के मसाइल भी जो कमीशन है सबसे पहली बात है, यू यूज टू राइट द फ्यूज्ड। फ्यूज के मैं अभी बताता हूं। दोस्तों, उन्होंने कहा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखते हैं, ग्रामर गलत होती है। और तीसरी उन्होंने बात बताई कि दे यूज टू राइट द मीनिंगलेस सेंटेंसेस, कि स्टूडेंट जो है ना वो मीनिंगलेस सेंटेंसेस लिखते हैं। ये 3 इश्यूज हैं, फ्यूज्ड, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड मीनिंगलेस सेंटेंसेस। मैं सबसे पहले, अब आप नोटबुक ले ले, मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ाता हूं। आज हम पढ़ते ही सेंटेंस है, और मैंने आपको एक बात बता दी है कि अगर आप अपने सेंटेंस ठीक कर लें तो फिर सीएसएस नहीं बेटे, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेल नहीं होगा। बेसिक देखो ना, मैंने आपको बताया कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज अ सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ दिस राइटिंग इज नोन एज अ सेंटेंस। और किसी भी लम्हे जब आपने अभी मुझसे क्वेश्चन करना है ना, अपने हैंड रेज करना है, तो मैं आपको अलाउ करूंगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे आप तमाम अलाउ ही हैं, मैं सिर्फ आपने हैंड रेज करना है और मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्वेश्चन है और आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। अब जरा गौर से सुनना है सेंटेंस के, सेंटेंस क्या होता है। My dear son, sentence is the set of few words. Sentence is the set of few words. Minimum 2 words, and the maximum you may have the 100 words in one sentence as well. That must have the subject as well as predicate. जिसका सब्जेक्ट भी जरूरी है, प्रेडिकेट भी जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एक्शन। प्रेडिकेट क्या है? सिंगल वर्ब होगा तो वो भी प्रेडिकेट होगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी प्रेडिकेट होगा। मैं अगर जुमला लिखूं ना, मैं लिखूं सपोज लिखूं कि आई टीच, तो यहां आई जो है ये सब्जेक्ट है और टीच जो है ये प्रेडिकेट है। सिंगल वर्ब होगा तो वो भी, अगर मैं लिख दूं आई टीच इंग्लिश ऐसे, तो टीच इंग्लिश ऐसे जो है ये पूरे का पूरा प्रेडिकेट होगा। सिंपल सी बात है बेटे, अकेला वर्ब है तो वो भी प्रेडिकेट है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो भी प्रेडिकेट है। लेकिन मैंने देखो अभी एक बात बताइए, मैंने कहा सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स विच मस्ट हैव अ सब्जेक्ट विच मस्ट हैव अ वर्ब। कि कभी भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे वो ना तो सब्जेक्ट के बगैर बन सकता है, ना प्रेडिकेट मीन के वर्ब के बगैर बन सकता है। ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी, आप ऐड करें या ना करें, बट दिस सेंटेंस मस्ट कन्वे द सिंगल आइडिया। ये मसला है हमारा कि एक सेंटेंस के अंदर यू आर सपोज टू कन्वे द सिंगल आर्गुमेंट, यू आर नॉट सपोज टू कन्वे मोर देन वन आर्गुमेंट इन वन सेंटेंस। ये याद करने वाली बात है। हम क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस में, ये देखें, ये एक जुमला है, ग्रामेटिकली ये आपको सही लग रहा है लेकिन टेक्निकली ये इनकरेक्ट है। ये जुमला देखें, लिखा हुआ है अली इज माई फ्रेंड एंड पाकिस्तान इज माई कंट्री। ये गलत जुमला है, फ्यूज्ड है। फ्यूज जुमले का मतलब वो जुमला है द सेंटेंस वेयर विल क्लब
मोर देन वन इररेलेवेंट आइडिया इन वन सेंटेंस। हमारी हैबिट यही है कि हम 20-20 चीजों को एक ही सेंटेंस में कन्वे करने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस जुमले को टेक्निकली इस जुमले में इधर फुल स्टॉप आना चाहिए, अब ये जुमला ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, वो एक सेंटेंस में नहीं आ सकती। आप क्या करते हैं, आपके पास जितना भी कंटेंट होता है ना, आप एक ही सेंटेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे क्या बताया, मैंने कहा इन वन सेंटेंस यू आर सपोज टू कन्वे द सिंगल आइडिया। आप एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बातें नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अ सेंटेंस मे बी कंसिस्टेड ऑन वन क्लास। सेंटेंस कभी कभार एक क्लास में मुश्तमिल होता है, and sometimes that would be consistent more than one class as well. ये 2 क्लास भी हो सकते हैं, मैं पढ़ाता हूं, क्लास भी पढ़ाता हूं। ये 3 क्लास भी हो सकते हैं, ये 5 क्लास भी हो सकते हैं। अब आते हैं सेंटेंस में इश्यूज क्या हैं, जरा आप गौर से, ये 6 इश्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ये इन 6 इश्यूज से आपने अपने आप को अवॉइड करना है। पहला इश्यू ये है कि डियर स्टूडेंट फ्यूज्ड। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, इन वन सेंटेंस you are supposed to talk about the single argument। एक सेंटेंस में आपने एक बात पे डिस्कशन करनी है। यू आर नॉट सपोज टू टॉक मोर देन वन आइडिया इन वन सेंटेंस। जब भी दो इररेलेवेंट बातें लिखनी है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए यू आर सपोज टू मेक द टू सेंटेंसेस। फिर एक सेंटेंस में ये सारी की सारी बातें नहीं आ सकती। एक से ज्यादा बातें करने के लिए जो, देखो बेटे, अगर कोई चीज है इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखू ना, अली इज माय फ्रेंड एंड ही इज वेरी टैलेंटेड, ये बात सही है, बातें दो ही हैं, लेकिन वो दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ रेलिवेंट बातें हैं। अगर डियर फ्रेंड एक सेंटेंस में आपने 2 आर्गुमेंट का जिक्र करना है, अगर वो 2 आर्गुमेंट इररेलेवेंट है, उनका आपस में रिलेशन नहीं है, तो उन 2 चीजों को कभी भी आप एक सेंटेंस में क्लब नहीं कर सकते। अगर आप उन 2 चीजों को एक सेंटेंस में क्लब करेंगे तो आपका सेंटेंस टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात पढ़ते हैं, टेंसेस। मैंने देखा है डियर फ्रेंड, मेजॉरिटी 90% वो लोग हैं जिन्हें टेंसेस नहीं आते या टेंसेस को वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मैंने आपको सिर्फ आई वुड लाइक टू आज ही पढ़ाऊंगा, एंड आई वुड लाइक टू टीच यू ओनली 5 टेंसेस। बेटे 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें लोग उनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ये हर साल करेक्शन में भी जुमला आता है, ये वन पेपर में भी ये जुमला आता है जो मैंने लिखा हुआ है। मैंने जुमला लिखा हुआ है, ही हैज पास्ड सीएसएस लास्ट ईयर। ये गलत जुमला है, टेंस की गलती है। गलती क्या है, मैंने कहा 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनको लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कौन सा है, एक है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा है सिंपल पास्ट। बेटे इन दोनों के दरम्यान में बड़ा एक थिन सा डिफरेंस है, मैं पढ़ाता हूं वो अभी डिफरेंस। और दूसरा और 2 टेंसेस हैं, एक है कंटिन्यूअस और दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको भी लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, नहीं हो सकते, दोनों में फर्क है। तो ये ग्रामेटिकली आपका गलत टेंस है। ये जब आपको पता है लास्ट ईयर का वर्ड आ जाए ना, तो फिर हैज नहीं आना चाहिए। ये जुमला सही करेंगे आप, इस हैज को एलिमिनेट करेंगे, आप लिखेंगे ही पास्ट सीएसएस लास्ट ईयर। क्यों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। डियर स्टूडेंट, बोथ प्रेजेंट परफेक्ट, ये आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, और सिंपल पास्ट, इन दोनों का एक ही यूजेज है।
और यूजेज क्या है कि दे बोथ हैव बीन यूज्ड when someone has already completed his activity or action। बेटे जब भी आप कोई काम कर चुके होते हैं ना, काम मुकम्मल हो चुका होता है, तो या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो या सिंपल पास्ट यूज करते हो। मैं देखें ना, अभी आपको डिलीवर लेक्चर दे देता हूँ, मुझे कोई बाहर मिलता है, तो मैं उसे कहूंगा, या तो बोलूंगा आई हैव डिलीवर्ड माई लेक्चर, या मैं बोलूंगा आई डिलीवर्ड माई लेक्चर। फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क ये है कि डियर, अगर आपकी एक्टिविटी नियर पास में कंप्लीट हुई है, नियर पास का मतलब होता है आज की डेट में, तो मैं हैज हैव यूज करूंगा। मुझे कोई बाहर मिलता है ना, मैं उससे कहूंगा माय फ्रेंड आई हैव डिलीवर्ड माय लेक्चर नाउ। वो लफ्ज कुछ ऐसे आते हैं जो बताते हैं। और जैसे अगर सिंपल पास्ट यूज करना है तो वो फार पास्ट होगा, और फार पास्ट का मतलब है कोई पुरानी बात। ये देखो ना बेटे, लास्ट ईयर, अगर आज की डेट चेंज हो गई है, देखो ना यहां पे लास्ट ईयर आ गए, तो लास्ट ईयर के साथ हैज नहीं आ सकता। तीसरी गलती, तीसरी गलती ये है कि डियर टेंस की दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती ये है कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं आती। खास तौर पे जब हम सेंटेंस को लॉन्ग करते हैं, बड़ा करते हैं सेंटेंस को, हम जब भी सेंटेंस को लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, हम दो दो तीन तीन चीजों को क्लब करने की कोशिश करते हैं, तो हमें रूल्स नहीं आते। और सीएसएस में चंद एक लॉन्ग सेंटेंसेस बड़े जरूरी हैं, अगर नहीं आएंगे तो अंग्रेजी ठीक नहीं है, इसका मतलब है। यहां पे देखिए, मैंने एक जुमला लिखा है, दो क्लासेस जुमले में है, इन क्लासेस को कंबाइन करने के चंद एक रूल्स हैं। मैंने लिखा पाकिस्तान इज माई कंट्री इज रिच इन रिसोर्सेज, ये गलत जुमला है। पहली बात यह है बेटे, हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होना जरूरी है। सेंटेंस में अगर आपने 10 वर्ब लिखने हैं तो 10 सब्जेक्ट होने भी जरूरी है। ये जुमला पढ़ते हैं, यहां पहला तो वर्ब इज है, इज का तो सब्जेक्ट पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन ये सर इस इज का कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। और ये दो क्लासेस हैं, पहला क्लास इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास है, तो इनको क्लब जो इनका कनेक्टर है ना, वो मौजूद नहीं है। तो हमारा इशू क्या है कि जब भी डियर फ्रेंड हम सेंटेंस को लॉन्ग करते हैं ना, बड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमें उनका कनेक्शन नहीं आता, हम उनको सही तरीके से क्लब नहीं कर सकते हैं। चंद एक रूल्स हैं, जब तक उन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, आज ये मैं पढ़ाऊंगा, माय डियर फ्रेंड, सिर्फ सीएसएस सिंपल सेंटेंसेस से नहीं पास होता, या पीएमएस या कोई भी कम। हम क्या लिखते हैं, हम वो छठी क्लास वाले के, अली इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी रिलीजियस, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। बेटे ऐसे तो नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास होगा ना। तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए। आपको आना चाहिए कि जब आप लॉन्ग सेंटेंस लिखेंगे जिसके अंदर क्लासेस होंगे, क्लासेस को कैसे क्लब करना है, हम इस पे आज बात करूंगा, मैं भी करूंगा। तीसरा मसला ये है। मेरा चौथा मसला जो है डियर सर, वो सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट सब्जेक्ट एग्रीमेंट का है। सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी होता है। ये यहां पे जुमला देखें, मैंने कहा एवरीवन मस्ट फोकस ऑन देयर। बेटे एवरीवन सिंगुलर है प्लूरल है? तो फिर यहां पे देयर कैसे आ गए? एवरीवन तो एक बंदे की बात होती है। तो हमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब का ख्याल रखना पड़ता है। या आपका प्रोनाउन जो आता है वो हमेशा नाउन के मुताबिक आता है। नाउन सिंगुलर है, प्रोनाउन हमने प्लूरल लिख दिया, अगेन हमने गलत जुमला लिख दिया। ये देयर नहीं होना चाहिए, यहां पे वंस होना चाहिए कि एवरीवन मस्ट फोकस ऑन वंस स्टडीज। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं वो पंक्चुएशन की गलती करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है हसीब इज हैप्पी कामा अकबर इज सैड, ये गलत जुमला है। क्यों? पहले तो मैं कामा का यूजेज आपको पढ़ाता हूं। डियर फ्रेंड, कामा इज यूज्ड अमंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस। कामा का काम है कि ये दो लफ्जों में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अकबर कामा अली कामा ऐशा, ये फ्रेजेस में पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ कामा इनएफिशिएंट लीडरशिप कामा मास लेवल ऑफ टूरिज्म कामा फ्रेजेस में।
माय डियर स्टूडेंट, अगर दो सेंटेंसेस हैं ना, जैसे कि हसीब इज हैप्पी, अकबर इज सैड, दो सेंटेंसेस के दरमियान कभी भी कॉमा नहीं आ सकता। दो सेंटेंसेस के दरमियान में या तो सेमी कॉलन आएगा या कंजंक्शन आएगी। यहां पे आएगा कि हसीब इज हैप्पी सेमी कॉलन, या आएगा हसीब इज हैप्पी बिकॉज कंजंक्शन अकबर इज सैड। और आखिरी हमारा इशू ये है कि डियर स्टूडेंट, हमेशा हम मीनिंगलेस सेंटेंसेस लिखते हैं। अब मैंने लिखा है इट हैज अफेक्टेड मेनी वेज, बट इसकी कोई सेंस ही नहीं है, किस चीज को अफेक्ट करता है और क्या करता है। इट पहले सेंटेंस में कभी प्रोनाउन आ ही नहीं सकता। अब आपको अंदाजा है इट क्या चीज है। फिर अफेक्टेड मेनी वेज, किस चीज को अफेक्ट करता है। आपको लिखना चाहिए कि पॉवर्टी हैज अफेक्टेड दिस सोसाइटी इन मेनी वेज। ये आपके मसाइल हैं। मैं दोबारा बताता हूं, 5 मसाइल हैं आपके। फ्यूज्ड, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, एंड मीनिंगलेस सेंटेंसेस। अभी मैं इन तमाम चीजों पे बड़ी डिटेल के साथ आपको गुफ्तगू करता हूं। मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ाने लगा हूं और मैंने कहा कि अगर आप सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे, जी क्वेश्चन है जी, फैज आप क्वेश्चन करें। फाइज सर। जी सर मैंने ये पूछना था, यहाँ पे जो सेंटेंस है एवरी वन मस्ट फॉलो ऑन देयर सब्जेक्ट, तो जी यहाँ पे बेटे, सर ये देयर वर्ब है सर? नहीं, वर्ब नहीं है, ये प्रोनाउन है। मैंने दो प्रोनाउन है चीजें ना बताई सर? हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब, दे आर यहाँ नाउन अपना प्रोनाउन है। मैंने रूल बताया कि बेटे प्रोनाउन हमेशा नाउन के मुताबिक आता है। क्या? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। जी, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। सही। अच्छा, अब डियर मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंसेस। अच्छा, अपना अपने आप को जब क्वेश्चन हो जाए तो म्यूट भी कर लेने और अपना हैंड रेस भी खत्म कर लेना है। फैज आप अपना हैंड रेस भी खत्म कर दें। अच्छा, लेट मी, अब ये जो चीजें मैं पढ़ाने लगा हूं ना, इन पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। जी राशिद, क्वेश्चन करें आप। राशिद, मैं सुन रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। It should be once or ones. ये दोनों आ सकते हैं बेटे, अपास्ट्रोफी एस के साथ भी आ सकता है, उसके बगैर भी आ सकता है। मैं आगे बताता हूं क्यों। All right, sir. Thank you. जी सिद्रा, आप बताएं। सर जो फॉल्टी सेंटेंस का आपने बताया था वो रिपीट कर दें, जिसमें डबल मैं अभी उसी को करने लगा हूं बेटे, उसी को करने लगा हूं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, my dear son, remember that we have so many type of sentences. पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं हम सिंपल। ये होते हैं ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 10 तक जो आप राइटिंग करते हैं ना, ये आप हमेशा सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं डिसेंट कम्प्लेक्स। ये जो राइटिंग होती है ना कम्प्लेक्स सेंटेंस वाली, 10 से लेके 14 ग्रेड तक आप जो राइटिंग करते हैं ना, ये कम्प्लेक्स राइटिंग करते हैं। और एक राइटिंग होती है डिसेंट, हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जो सीएसएस जो है ना, उसके अंदर इन तमाम का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। मैं इन तमाम को पहले पढ़ाता हूं, देन मैं आपको। हम जब कहते हैं ना फला बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिखता है, बेटे खूबसूरत अंग्रेजी वो लोग लिखते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आते होते हैं। सीएसएस में सारे सिंपल सेंटेंस नहीं लिखने बेटे, कुछ सेंटेंसेस आपने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिखने में। और जब आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के चंद एक रूल्स नहीं आते, तो सेंटेंस गलत हो जाता है, तो हम कहते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन ठीक नहीं है।
लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। जरा आप चीजें आपने बहुत गौर से पढ़नी है। सिंपल सेंटेंस, my dear sir, simple sentence is a sentence that always consisted in one independent clause। मैंने 1 मिनट आपको पहले क्लासेस पढ़ाता हूं ताकि हमने बार बार आगे क्लासेस का जिक्र करना है पहले, क्योंकि सेंटेंस हम तब भी पढ़ सकते हैं जब आपको क्लास आएगा। मैं पहले आपको क्लास पढ़ाता हूं। My dear son, a class is a group of words। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा विद बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, उसमें वर्ब भी मौजूद होगा। क्लास My dear son, a class is a group of words with both subject as well as verb। जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, जिसमें वर्ब भी मौजूद होगा। बट दैट कैन नॉट कन्वे द फुल मीनिंग। ये देखो जरा गौर करने वाली बात है, बट इसमें सेंटेंस की सारी इंग्रेडिएंट पाई जाएंगी। सेंटेंस में भी यही चीजें होती हैं ना, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। इसमें भी सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, वर्ब भी मौजूद होगा, लेकिन ये फुल मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। ये देखें बड़े, ये एक मैंने यहां पे आपके लिए एक जुमला लिखा है, ये टॉप पे लिखा है मैंने कहा हु हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस। यहां पे हु सब्जेक्ट है, हैज अचीव्ड मेरा वर्ब है, फर्स्ट पोजीशन मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये फुल मीनिंग तो नहीं कन्वे कर रहा। हु कौन है? तो ये क्लास हुआ ना, ये क्या हुआ? क्लास हुआ। मैंने क्या रूल बताया? मैंने कहा डियर स्टूडेंट, क्लास is a group of words with both subject and verb, but that cannot convey the full meaning। मीनिंग नहीं कन्वे करेगा। लेकिन यहां एक और रूल मैं बताने लगा हूं, जरा नोट कर लेने। डियर स्टूडेंट, एवरी क्लास हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब। बड़े सेंटेंस में एक क्लास होगा तो एक वर्ब आएगा, सेंटेंस में 5 क्लास होंगे तो 5 वर्ब भी होंगे, 5 सब्जेक्ट भी होंगे। हर क्लास का अपना वर्ब भी होना जरूरी है, हर क्लास का अपना सब्जेक्ट होना भी जरूरी है। डियर स्टूडेंट, वी हैव 2 टाइप ऑफ क्लासेस। हमारे 2 किस्म के क्लासेस हैं। हम एक को डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं और दूसरे को हम इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। मैं जरा इन दोनों की वजाहत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, डिपेंडेंट क्लास, ये डिपेंडेंट क्लास है। ये वो क्लास है जिसको एक और क्लास की जरूरत होगी जो इसके मीनिंग को क्लैरिफाई करेगा। मैं इसके साथ एक और क्लास ऐड करूंगा ना, तो वो इसके मीनिंग को और जो इसको हेल्प करने आएगा वो इंडिपेंडेंट क्लास कराएगा। ये देखें, हमने इसको सही कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 देखें। मैंने कहा ही और शी इज माई स्टूडेंट हु हैज अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस। एक क्लास ये है, अगला क्लास ये है। तो पहला क्लास मेरा इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये अकेला भी आ सकता है। और यहां पे एक नोट करने वाली बात है, जैसे जब इंडिपेंडेंट क्लास अकेला आएगा, जब अकेले आएगा तो वो क्लास नहीं कहलाएगा, फिर सेंटेंस कहलाएगा। इंडिपेंडेंट क्लास जब अकेला आता है ना, वो फिर क्लास नहीं कहलाता, फिर सेंटेंस कहलाता है। यहां पे हमारे मसाइल हैं सिदरा मसला हमारा ये है कि बेटे जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें कंबाइन करना नहीं आता। ये रेड कलर में मैंने हु लिखा है। रूल ये है कि जब एक साइड पे इंडिपेंडेंट क्लास होगा, दूसरी साइड पे डिपेंडेंट क्लास होगा, तो इनके दरमियान में रिलेटिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। ये हु यहां पे रिलेटिव, मैं आगे पढ़ाता हूं रिलेटिव प्रोनाउन। ये देखें, अगला एक और जुमला हमने लिखा।
मैंने कहा ही और शी इज माई स्टूडेंट अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन। यहां पे देखे ना, यहां पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये गलत जुमला हो गया। नेक्स्ट देखें, हमने कहा पाकिस्तान इन माई कंट्री फेसिंग, गलत हो गया ना, वर्ब तो मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो रूल ये है, ये आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि बेटे जब आप एक इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ कंबाइन करेंगे तो उसको कंबाइन करने के चंद एक रूल्स हैं, रूल्स पे मैं बाद में बात करता हूं। तो यहां पे मैंने आपको क्लासेस पढ़ाए, मैंने कहा वी हैव टू क्लासेस, एक को हमने डिपेंडेंट कहा, दूसरे को हमने इंडिपेंडेंट कहा। और ये सर एक सेंटेंस में बेटे, एक सेंटेंस में एक क्लास भी हो सकता है, एक होगा ना वो इंडिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट जब अकेला आएगा तो फिर वो क्लास नहीं कहलाएगा बल्कि वो एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक हो गया? तो बेटे एक क्लास भी हो सकता है, दो क्लास भी हो सकते हैं, 20 क्लास भी हो सकते हैं, और 100 क्लास भी हो सकते हैं। अब ये चीजें आज के लेक्चर में, आज इंशाल्लाह हम ये चीजें सीखेंगे कि क्लासेस को कैसे कंबाइन करना है। और फिर आप किसी को अपनी राइटिंग दिखाएंगे तो वो कहेगा हाँ यार ये बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिखते हैं। ये देखें, ये एक दो जुमले हैं, इनको जरा पढ़ें। जुमले रखा हुआ है, पहला पैराग्राफ है, इनके नाम मैंने लिखे हैं ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरे दो स्टूडेंट थे, मैंने उनसे ये पैराग्राफ लिखवाए थे, एक ने ऊपर वाला लिखा था, एक ने नीचे वाला लिखा था। फिर मैं इनके नंबर भी आपको बताता हूं, ग्रामेटिकली दोनों सही हैं। ऊपर वाले ने लिखा है आई लव टू लिव इन द सिटी, आई हैव एन अपार्टमेंट इन द सिटी, आई हैव a wonderful view of the entire city. I can see the Golden Bridge. I can see many cargo ships pass under the bridge every day. I like restaurant in Clifton. I can find wonderful food from every country there, but I do not like traffic in the city. कोई कोहेरेंस नहीं है इनमें, छोटे छोटे जुमले हैं, बार बार आई रेपिटेशन है आई की। कोई अच्छा कैंडिडेट होगा ना जिसको अंग्रेजी आती होगी, वो फिर इसको ऐसे नहीं लिखेगा, वो लिखेगा, इसको बेहतर करेगा, वो लिखेगा आई लव लिविंग इन द सिटी, आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम माई अपार्टमेंट विंडो। क्लब करने शुरू कर लिए, जो को रिलेटेड बातें हैं ना। In addition, I can see the Golden Bridge under which many cargo ships pass each day. I also like the Clifton because I can find a wonderful food from just about every country. However, I do not like the traffic in the city. क्लब की अब इससे भी खूबसूरत लिखा जा सकता है। ये कैसे खूबसूरती आएगी? ये आएगी सेंटेंसेस से। अब यहां से स्टार्ट लेते हैं दोबारा। मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन वन इंडिपेंडेंट क्लासेस, एक ही क्लास होगा। और आपको पता है जब इंडिपेंडेंट क्लास अकेला आएगा तो वो फिर क्लास नहीं कहलाएगा बल्कि हम उसे सेंटेंस बोलेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। हालांकि बेटे रूल ये है, अगर कोई दो को रिलेटेड चीजें हैं तो हमें उन्हें क्लब करना चाहिए। हमने क्या लिखा? हमने कहा अली इज अ स्टूडेंट, ही इज माय फ्रेंड एज वेल, ही इज आल्सो अ वाइज स्टूडेंट। तो हमने क्या किया बेटे, छोटे छोटे जुमले लिखे, बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। हालांकि बेहतर तो ये था कि ये को रिलेटेड बातें थी, अगर को रिलेटेड हैं तो मुझे क्लब करनी चाहिए थी ये सारी की सारी बातें। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, ये होते हैं, जरा गौर से सुनने वाली बेटे, ये चीजें आपने सीखनी है और आपकी राइटिंग में मुझे नजर आनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि यार फलां बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिखते हैं। कंप्लेक्स सेंटेंस के हैं, जरा गौर सुनना। माय डियर स्टूडेंट, a complex sentence has one independent class, उसका एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एंड देयर वुड बी वन और मोर देन डिपेंडेंट क्लास एज वेल। वो लॉन्ग सेंटेंस होगा, छोटा जुमला नहीं होगा। दो को रिलेटेड बातें अलग-अलग नहीं लिखी जाएंगी, उनको इकट्ठा लिखा जाएगा। रूल क्या है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा या एक से ज्यादा, और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास होगा।
मीन के जो दो को रिलेटेड बातें हैं उनको इकट्ठा नहीं लिखेंगे हम, सॉरी उनको अलग नहीं लिखेंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे। यहां पे देखें, मैंने जुमला पढ़ा, मैंने कहा हु हैज पास CSS, डिपेंडेंट क्लास है। मैंने कहा ऑल दो अवैस हैज मास्टर डिग्री, डिपेंडेंट क्लास है। देखो ना, ये ऑल दो अवैस हैज मास्टर डिग्री, ये कोई मीनिंग ही नहीं कन्वे कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा जुमले होंगे, सॉरी एक से ज्यादा क्लासेस होंगे। अब हम सीखेंगे कि हमने इनको क्लब कैसे करना है। तो रूल मैंने फिक्स कर दिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक डिपेंडेंट क्लास होगा। मीन कि अगर दो चीजें को रिलेटेड है तो उनके लिए हम अलग सेंटेंस नहीं लिखेंगे, दोनों को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है बेटे, अभी आपका तहसीलदार का एग्जाम होने लगा है, उसमें ये चीजें आएंगी, उसमें पूरे क्लास को अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कि जी ये जो क्लास मैंने अंडरलाइन किया है ये डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब जरा यहां से फोकस करें। हम कहा सिंस अ डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास जो है वो अकेला नहीं आता, वो अकेले मीनिंग नहीं कन्वे करता। कंप्लेक्स सेंटेंस हैज एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास एज वेल, तो उन्हें एट लीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत होगी। अब उन दोनों को क्लब कैसे करना है, रूल ये है, सीखना ये है कि बेटे जब एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आएंगे ना, उनको क्लब कैसे करना है, और पहले डिपेंडेंट आएगा या पहले इंडिपेंडेंट आएगा। अब ये जुमला पढ़ें। मैंने कहा अवैस इज माय स्टूडेंट, ये एक क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। हु हैज पास CSS, ये डिपेंडेंट क्लास है। तो रूल क्या हुआ कि कभी कभार पहले इंडिपेंडेंट क्लास आएगा और बाद में डिपेंडेंट क्लास आएगा। और कंबाइन किससे करना है, रिलेटिव प्रोनाउन से। पांच बेटे, पांच लफ्ज जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन, और ये भी आपके तहसीलदार या आपके वन पेपर में आता है बेटे, ये हु को अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कौन सा प्रोनाउन है, आप आंखें बंद करके कह देंगे इंटरोगेटिव, ये यहां पे इंटरोगेटिव है ही नहीं। हु, व्हेन, वेयर, विच, दैट। माय डियर स्टूडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव का मतलब ये है कि ये दो क्लासेस को आपस में लिंक करते हैं और एट द सेम टाइम ये इंटरोगेटिव भी हैं। जब ये सवाल पूछेंगे ना, मैं आप पूछूं कि हु हैज पास CSS, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो अब ये हु अंडरलाइन करूंगा ना मैं, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, ये आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जुमला पढ़ते हैं हम। मैंने कहा ऑल दो अवैस हैज मास्टर डिग्री। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने डिपेंडेंट क्लास पहले लिखा है। कौन सा क्लास बेटे, डिपेंडेंट क्लास पहले आ गया, इंडिपेंडेंट बाद में चला गया। ही वर्क्स एज अ स्टोर कीपर। ये कोई रूल्स नहीं है कि जी पहले डिपेंडेंट आएगा या पहले इंडिपेंडेंट आएगा। रूल सिर्फ एक है बेटे, रूल ये है कि अगर पहले इंडिपेंडेंट आएगा बाद में डिपेंडेंट आएगा तो उनके दरमियान में कामा नहीं आएगा। पहले जुमले में कोई कामा नहीं है, लेकिन अगर ये करेक्शन में आता है जुमला, अगर पहले डिपेंडेंट आ जाए फिर कामा आएगा, फिर इंडिपेंडेंट आएगा। ये मैं बताता हूं डियर फ्रेंड। बेटे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कंबाइन करने के लिए आपके पास यू हैव टू मेथड्स, कि जब आपके पास दो क्लास है, एक डिपेंडेंट क्लास है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, उनको क्लब करने के लिए ना आपके पास दो रूल्स हैं। पहला रूल यह है कि उनके दरमियान में आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन दो काम कर रहा होगा, एक तो ये जो डिपेंडेंट क्लास होगा उसके सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा होगा, और दूसरा इन दोनों को आपस में लिंक भी कर रहा होगा। सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा और इन दोनों को आपस में लिंक भी करेगा। ये एज ए सब्जेक्ट के भी तौर पे काम करेगा और दूसरा दोनों को लिंक भी करेगा। ये देखो लिंक भी कर रहा है। ये मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने जुमला लिखा कि अवैस इज माय स्टूडेंट,
ये देखे ना, ये हु, ये दोनों को लिंक भी कर रहा है और दूसरे के एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। और दूसरा रूल क्या है कि डिसेंट अगर आप इंडिपेंडेंट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं इनके दरमियान में यूज करेंगे तो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। बेटे इंग्लिश में दो किस्म की कंजंक्शन है, एक को सबऑर्डिनेट दे आर इन थाउजेंड, हजारों की तादाद में है, और कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटिंग जिनको फैन बॉयज कहते हैं, वो सिर्फ 7 है। दूसरा रूल ये है कि इनके दरमियान में या इनके स्टार्ट में आप कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन यूज करेंगे। मैं इसकी आप मिसालें देता हूं। इन सारों की आप मिसालें देखते हैं। ये पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, हम लिखा अली इज माई फ्रेंड एंड इज आल्सो माई स्टूडेंट। ये गलत जुमला है। क्यों बेटे? एंड जो है ना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। तो मैंने तो आपको कहा है कि या तो आप इनको रिलेटिव प्रोनाउन से कंबाइन करोगे या आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बेटे सिर्फ 7 कंजंक्शन ऐसी हैं जो सबऑर्डिनेट नहीं हो। कौन सी हैं? उनको हम फैन बॉयज कहते हैं। मैं आगे बताता हूं। इसको अगर मैं सही करूंगा तो मैं लिखूंगा अली इज माई स्टूडेंट या इज माई फ्रेंड हु इज आल्सो माई स्टूडेंट। ये हु यूज किया। यहां पे हु जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। अगला जुमला पढ़ते हैं, पाकिस्तान इज माई कंट्री रिच इन रिसोर्सेज। ये गलत जुमला होगा क्योंकि ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास का ना तो सब्जेक्ट मौजूद है ना वर्ब मौजूद है, ना इनको आपस में करेक्शन करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पाकिस्तान इज माई कंट्री दैट इज। यहां पे दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट जुमला पढ़ते हैं, व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। ये डिपेंडेंट क्लास है, व्हेन मीनिंग ही नहीं कन्वे कर रहा। तो इसके साथ जैसे मैं एक और क्लास ऐड करूंगा और वो इंडिपेंडेंट क्लास होगा। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा देयर विल बी सम प्रमोशन व्हेन द न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। अगला जुमला पढ़ें, although अवैस इज मास्टर डिग्री। मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। although अवैस इज मास्टर डिग्री, दिस इज मीनिंगलेस या मीनिंगलेस है, हालांकि इसमें सारी चीजें मौजूद है। आपको तो यहां पे अवैस सब्जेक्ट मौजूद है, हैज वर्ब मौजूद है, लेकिन फुल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। तो मैं लिखूंगा although अवैस इज मास्टर डिग्री ही वर्क्स एज अ स्टोर कीपर। अब एक और जरा हम चीज पे गौर करते हैं, बेटे इनको क्लब कैसे करना है? ये ग्रामर में हर साल चीजें आती हैं। ये पहले डिपेंडेंट क्लास आएगा या इंडिपेंडेंट क्लास आएगा? बेटे इसका कोई रूल नहीं है, पहले डिपेंडेंट भी आ सकता है इंडिपेंडेंट भी आ सकता है, लेकिन रूल याद कर लें। रूल ये है कि अगर डिपेंडेंट पहले आएगा, कौन सा डिपेंडेंट, उसके बाद कामा आना जरूरी है। ये देखें मैंने लिखा when we reach the train had already left। डिपेंडेंट पहले लिखा, इंडिपेंडेंट बाद में लिखा, तो मैंने कामा लिखा। लेकिन इसी इंडिपेंडेंट को मैं पहले ले आऊं तो फिर कामा नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम हमेशा when से यहां पे कामा लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। रूल मैंने क्या बताया? मैंने कहा ये कोई रूल नहीं है जी पहले डिपेंडेंट आएगा पहले इंडिपेंडेंट आएगा, कोई भी आ सकता है। लेकिन सिंपल रूल ये है कि डिपेंडेंट पहले आएगा, इंडिपेंडेंट बाद में आएगा, तो इससे पहले कामा का आना जरूरी है। अगर मैं इसको उल्ट कर दूं तो कामा नहीं आएगा। देखे ना, मैंने कहा although अवैस हैज मास्टर डिग्री, अगेन मैंने डिपेंडेंट पहले ले आया। अगर मैं ऐसे कर दूं ही वर्क्स, नहीं सॉरी ही नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अवैस वर्क्स एज अ स्टोर कीपर although he has master degree। तो इस although से पहले कामा नहीं आएगा। नेक्स्ट बात ये है बेटे, नेक्स्ट जुमला आई रीड व्हाट शी रोट। रीड जो है ना ये इंडिपेंडेंट क्लास है, आई रीड व्हाट शी रोट ये डिपेंडेंट क्लास है। और इनका एक तीसरा रूल और भी है, ये बड़ा अच्छा रूल है। कभी कभार ये भी होता है कि आधा इंडिपेंडेंट पहले आएगा, फिर डिपेंडेंट क्लास आएगा, फिर आधा इंडिपेंडेंट बाद में आएगा। और यहां पे डिपेंडेंट होगा ना, उसके दोनों साइडों पे कामे होंगे। ये देखें आखिरी जुमला। और ऐसे जुमले भी आपको कभी कभार लिखने, बिलीव मी
बड़े आप पूरे ऐसे में अगर ऐसा एक भी जुमला लिख दोगे ना, यू विल मेक योर एग्जामिनर हैप्पी। आखिरी जुमला पढ़े। मैंने कहा अवैस आधा पहले लिखा, हु हैज पास सीएसएस आधा बाद में लिखा, इज माय स्टूडेंट। आधा पहले लिखा आधा बाद में लिखा। तो कंबाइन करने के 3 मेथड हुए। डिपेंडेंट पहले भी आ सकता है, पहले आएगा तो कामा आएगा, डिपेंडेंट बाद आएगा तो इससे कामा नहीं आएगा, और तीसरा रूल ये है कि ये दरमियान में भी आ सकता है। दरमियान में आएगा ना तो इसकी दोनों साइडों पे काम नहीं आएंगे। तो डियर बेटे बात ये है कि जब कभी कभार दो को रिलेटेड बातें हैं ना, ये जुमला है, अगर मैं इसको अच्छा लिखूं ना तो मैं लिखूंगा अवैस अली इज माई स्टूडेंट as well as a friend who always get the first position in class। बेहतर कर दूंगा जुमले को। तीसरे डियर स्टूडेंट जो हमारे सेंटेंस हैं ये भी बड़े जरूरी हैं, ये बड़ी हम गलतियां करते हैं। इनको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या हैं पहले ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। डियर स्टूडेंट कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। हनान बेग आपने लिखा है कि कैन यू राइट अली इज माई फ्रेंड एंड आ स्टूडेंट आल्सो। आ फिर आएगा फिर ठीक हो जाएगा, फिर तो आपने एक ही क्लास बनाया है ना। माय डियर सन, कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस that is at least consistent on 2 independent classes। दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। अब डिपेंडेंट क्लास नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे और दोनों एक दूसरे के मीनिंग को अफेक्ट करेंगे। आप एक जुमला लिखें, आप सारे लिखें, आप लिखें अवैस इज हैप्पी फुल स्टॉप, सिद्रा इज सैड। सिद्रा ऐसे नहीं है, मैं वैसे जुमला लिखवा रहा हूं। आप लिखें अवैस इज हैप्पी फुल स्टॉप, सिद्रा इज सैड। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अकेले आएंगे तो आपको पता सेंटेंस कहला देंगे। मैं अगर इनको क्लब करूंगा ना तो इनकी मीनिंग चेंज हो जाएंगे। लिखे दर जुमला, अवैस इज हैप्पी बिकॉज सिद्रा इज सैड। बड़े अब इनके मीनिंग चेंज हो गए हैं। पहले जुमले में उनका हैप्पीनेस या सैडनेस अपनी अपनी वजह से था, लेकिन अब ये चेंज। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस इकट्ठे आते हैं ना, वो एक दूसरे के मीनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। पढ़ते हैं हम जरा। मैंने कहा डियर अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज कंसिस्टेंट ऑन एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होना जरूरी है। At least 2 independent classes। It does not require dependent, इसमें dependent class नहीं आएगा। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, डिपेंडेंट क्लास नहीं आएगा। The classes are joined, इनको दोनों को जो कंबाइन करना है, इनको जो डियर हमने क्लब करना है, ये सबसे पहली चीज ये है कि हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम फैन बॉयज भी कहते हैं और ये हर साल करेक्शन में आता है। फैन इनको हम शॉर्ट फॉर्म, फैन बॉयज का क्या मतलब है? एफ फॉर ए एंड एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। हम इनसे इनको कंबाइन करेंगे। और याद रख लें जैसा जब भी आप फैन बॉयज यूज करेंगे उससे पहले कामा का आना जरूरी है। उससे पहले कामा जो है, कामा का आना, फैन बॉयज से पहले कामा का आना जरूरी है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप इनको सेमी कॉलन से कंबाइन कर लें। किस चीज से? सेमी कॉलन से।
और दिस इज वेरी गुड टेक्निक, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में बड़े एंड लिखोगे तो एंड एक वर्ड कंसिडर किया जाएगा, सेमीकोलन कोई वर्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा। और तीसरा रूल ये है कि आप इनको ट्रांजिशनल वर्ड से कंबाइन करो। ट्रांजिशन कौन से? होवर, फॉर द मोर, मोर ओवर। मैं इसकी सारों की वजाहत बताता हूं। मैं दोबारा एक दफा आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा क्लासेस होंगे, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। इनको कंबाइन करने के 3 फार्मूलाज हैं। बेटे पहला फार्मूला ये है कि हम हमेशा इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करते हैं। किस चीज से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वी हैव ओनली 6 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमारी सिर्फ 6 कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इनको उर्फ आम में हम कहते हैं फैन बॉयज। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। और ये जब भी ग्रामर में आएंगी बेटे सेंटेंसेस के, इनसे पहले कामा आना जरूरी है। यहां पे देखे ना, अगर इस बट से पहले मैं कामा नहीं लगाऊंगा तो मेरा ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। मैंने क्या लिखा है यहां पे आपके लिए लिख दिया है वजाहत के लिए। मैंने कहा फैन बॉयज ऑलवेज रिक्वायर्ड अ कामा एंड रिमेनिंग डू नॉट। बाकी जितने भी कंजंक्शन है उनसे पहले कामा नहीं आता, सिर्फ फैन बॉयज से पहले कामा आता है। अगर फैन बॉयज से कंबाइन नहीं कर रहे हैं तो डियर आप इन्हें सेमीकोलन से कंबाइन करें। किससे? सेमीकोलन से। सेमीकोलन भी नहीं है तो आप इन्हें ट्रांजिशनल वर्ड से। मैं ट्रांजिशन, बेटा ट्रांजिशनल वो वर्ड होते हैं जिनका काम होता है एक सेंटेंस को या एक क्लास को दूसरे क्लास से कंबाइन करना। जैसे कि फॉर द मोर हो गया, मोर ओवर हो गया, हाउ ओवर हो गया, बिकॉज हो गया। अब जरा हम वजाहत पढ़ते हैं। ये देखें जैसे ये हमारा पहला क्लास है कि अली इज अ स्टूडेंट। ये दूसरा क्लास है बट ही इज लाइक्ड बाय हिज टीचर ड्यू टू हिज विजडम। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। खूबसूरत जुमला हो गया ना। वहां पे तो इसके लिए हमने 3 जुमले लिखे थे, क्योंकि जब को रिलेटेड बातें हैं ना, इंटरलिंक्ड है, तो फिर एक ही जुमला होना चाहिए। दूसरा ये रूल देख लें। मैंने दूसरा मेथड यूज किया। मैंने कहा अली स्टूडेंट हाउएवर। हाउएवर जो है वो सेमीकोलन है, सॉरी वो ट्रांजिशनल वर्ड्स है। लेकिन यहां पे मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूं। कभी आप देखते हैं हाउएवर जब सेंटेंस के मिडल में आता है ना, उससे पहले कामा होता है, बाद में भी कामा होता है। कभी देखते हैं पहले भी सेमीकोलन होता है, बाद में भी सेमीकोलन होता है। और कभी देखते हैं हाउएवर के ना तो पहले कुछ है ना कोई बाद में है। ये क्यों है? मैं इसकी वजाहत करता हूं। ये चंद एक जुमले हम पढ़ेंगे, फिर हम। मैंने डियर सबसे पहला जुमला लिखा, अवैस इज हैप्पी बिकॉज अकबर इज सैड। बिकॉज से पहले कॉमा नहीं यूज किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज जो है वो ट्रांजिशनल वर्ड है या कनेक्टिंग वर्ड है। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अवैस इज हैप्पी, अकबर इज सैड। सेमीकोलन आ सकता है इनसे पहले, और सेमीकोलन ने क्या किया? सेमीकोलन ने बिकॉज को रिप्लेस किया। मैं ऐसे भी जुमला लिख सकता हूं, he could not attend the lecture so he decided to record it। अब मैंने फैन बॉयज से कंबाइन किया और फैन बॉयज से पहले कॉमा यूज किया। द पेन इज वेरी ब्यूटिफुल बट दिस नॉट अवेलेबल इन माई सिटी। अगेन बट कोटेड, अगेन फैन बॉयज है, उससे पहले कॉमा यूज किया। आखिरी जुमला मैंने लिखा the students want to visit Lahore in June. However, it is not advisable due to its weather in summer। अब याद रख लें बेटे 3 रूल हैं कि ये however ट्रांजिशनल वर्ड्स जब भी आते हैं, यहां पे आपके पास यू हैव 3 ऑप्शंस। पहली ऑप्शन डियर स्टूडेंट आपके पास ये है माय डियर स्टूडेंट, पहली ऑप्शन ये है
कि जब डिस्कोर्स मार्कर आए ना सेंटेंस के मिडल में, पहले सेमीकोलन लगाओ बाद में कॉमा लगाओ, ये आइडियल है। लेकिन दूसरा जो रूल ये है, जैसे कि बिकॉज है, आप ना पहले कुछ लगाओ ना बाद में कुछ लगाओ। और तीसरा रूल ये है कि पहले कॉमा लगा दो बाद में भी कॉमा लगा दो, ये आपकी मर्जी है। अब यहां पे ना एक नोट मैं पढ़ाता हूं, यहां पे देखें आखिरी जुमला मैंने लिखा है, मैंने लिखा है यहां पे डियर द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट एक्सपेंसिव। इस बट से पहले मैंने कॉमा नहीं लगाया है, हालांकि ये भी फैन बॉयज है। अब रूल मेरा जरा गौर से सुनना है डियर स्टूडेंट, ये जो कंजंक्शन है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसको हम फैन बॉयज कहते हैं, इसके 3 काम है, नोट कर लें। पहला काम ये है कि डियर स्टूडेंट ये 2 लफ्जों को कंबाइन करता है। किसको? 2 वर्ड्स को, जैसे कैली एंड अकबर, एंड से पहले कॉमा नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट जब ये 2 लफ्जों को कंबाइन करेगा तो इससे पहले कॉमा नहीं आएगा। दूसरा दूसरा डियर स्टूडेंट इसका काम ये है कि ये 2 फ्रेजेस को कंबाइन करता है। मैं लिखूं पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉमा इनएफिशिएंट लीडरशिप, कॉमा मास इलिटरेसी, एंड इस एंड से पहले भी कॉमा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने कहा कि इसके 3 काम हैं, ये वर्ड्स को कंबाइन करता है, ये फ्रेजेस को कंबाइन करता है। ये जब भी फ्रेजेस को कंबाइन करेगा या वर्ड्स से कंबाइन करेगा तो बेटे इससे पहले कॉमा नहीं आएगा। इससे पहले कॉमा सिर्फ एक ही सूरत में आता है, और वो सूरत ये है कि जब ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करेगी, जब दोनों साइड में। अब देखें द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट एक्सपेंसिव, क्या बट के बाद भी कोई क्लास है? पूरा बट के बाद तो सिर्फ एक वर्ड है। तो इससे तब आ सकता है कि जब डियर फ्रेंड जब दोनों साइडों पे इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो तब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं यूज कर सकते। दोनों साइडों पे इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो तब यूज हो सकते हैं। तो रूल मैंने आपको क्या बताया कि बेटे आप इनसे पहले कामा तब यूज करेंगे जब ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करेगा। अब इस जुमले को पढ़ें। अब इसके बाद एक और जुमला भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा आपकी खूबसूरती, जो राइटिंग की खूबसूरती है, वो हमेशा डिपेंड करती है कि आप चीजों को कंबाइन कैसे करते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर थोड़ी सी चेंज किया, मैं कुछ और आपको जरा दिखाना चाह रहा था। मुझे 1 मिनट दे दें। सिंपल 1 मिनट दें, मैं कुछ और आपको दिखाना चाह रहा हूं।
ये डियर स्टूडेंट, आप दोबारा एक दफा, मैं 3 पैराग्राफ आपको दिखाऊंगा, आपने 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं। जरा इसको पढ़ें। इन दोनों को जरा गौर से पढ़ें, दोनों पैराग्राफ को। अब देखें डियर स्टूडेंट, अगर इससे भी खूबसूरत लिखना है ना तो आप ऐसे लिखेंगे। हम इसको कहते हैं एक्सीलेंट एक्सप्रेशन। अब जरा इसको पढ़ते हैं कि माई लव फॉर अर्बन लाइफ हैज लैंडेड मी in an apartment to have a full amazing city view from its window. Not only I see cargo ship creeping under the golden bridge, but also watched the Clifton from my balcony, where multinational cuisine demonstrate their delicious despite the traffic congestion I hate the most. अब हमने क्या किया है कि भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को, जो चीजें को रिलेटेड चीजें हैं, जो तमाम के तमाम को रिलेटेड चीजें हैं डियर स्टूडेंट, हमने उनको कंबाइन या क्लब करने की कोशिश की है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये अगर आपको ये सेंटेंसेस में ये स्लाइड्स आपको दे दूंगा, आपने एक दफा इनको इंतहाई गौर के साथ चीजों को पढ़ना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। मैंने आपको 2 रीजन ऑफ फेलियर्स पढ़ाई हैं। जैसे मैंने सबसे पहली रीजन ऑफ फेलियर आपको पढ़ाई है कि स्पेलिंग्स नहीं है, और स्पेलिंग की मैं एक लिस्ट दूंगा। और दूसरा मैंने बताया कि फ्यूज मैंने बता दिया, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बता दिया और मीनिंगलेस बता दिया। तीसरी रीजन ऑफ फेलियर, माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, द थर्ड मेन रीजन ऑफ फेलियर इज दैट द मोस्ट ऑफ द पीपल they could not qualify because due to their inappropriate content. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि लास्ट टाइम ना मेरी एक स्टूडेंट है, वो हार्वर्ड की ग्रेजुएट है, हार्वर्ड से पढ़ी हुई है। मैंने उन्हें कभी भी 60 से लेस मार्क्स नहीं दिए। She appeared in CSS. She has written essay on has war and terror contributed to growing human rights abuse. My dear son, she has written 10,000 words. She has written 52 pages. But unfortunately, she has just scored 5 marks in English essay. क्यों? रीजन ये है कि डियर सन, जो कुछ उससे पूछा गया उसने उसके अलावा सब कुछ लिख के आ गई। उसने क्या लिखा? टॉपिक है हैज वार एंड टेरर कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग ह्यूमन राइट अब्यूज। उससे तो पूछा गया कि कैसे वार एंड टेरर ने ह्यूमन राइट अब्यूज किया है। उसने सब कुछ लिखा। उसने क्या लिखी? उसने काजेस लिखी, उसने कंसिक्वेंसेस लिखे और उसने सॉल्यूशंस लिखे। तो उससे तो ना तो किसी ने काजेस पूछे, ना किसी ने कंसिक्वेंसेस पूछे, ना किसी ने सॉल्यूशन पूछे। तो माय डियर फ्रेंड, रिमेंबर
कि अगर आप इररेलेवेंट लिखेंगे और अगर आप अपने कंटेंट को रिपीट करेंगे तो आपका कभी भी इंग्लिश ऐसे पास नहीं होगा। आई नो मेनी पीपल, बट मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने सिर्फ दे हैव रिटन 700 वर्ड्स बट दे क्वालिफाइड। उन्होंने सिर्फ 700 अल्फाज लिखे और क्वालिफाई गए। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने 50,000 वर्ड्स लिखे लेकिन फिर भी उनसे क्वालिफाई नहीं हुआ। सो ये एक तो नोट कर लें कि दिस इज द क्वालिटी दैट मैटर, दिस इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर। अच्छी क्वालिटी का लिखें, कम भी लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। सो दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज ये है कि डिसेंट इररेलेवेंट नहीं लिखना, और दूसरी चीज ये है कि आपने आपका जो कंटेंट है उसे कभी भी रिपीट नहीं करना। इररेलेवेंट और अपने कंटेंट को कभी भी रिपीट नहीं करना। तीसरी गलती, मैं आपको पहले भी बताया कि डिसेंट सबसे ज्यादा हमारी गलती जो होती है हम पंक्चुएशन की करते हैं, सबसे ज्यादा गलती। और सिर्फ डिसेंट आपको 3 पंक्चुएशन आनी चाहिए। ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, इनका मैंने टेस्ट भी लेना है। डिसेंट यू शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओनली इन फ्यू पंक्चुएशन में। सबसे पहली पंक्चुएशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि सबसे ज्यादा गलतियां जो हैं वो डिसेंट हम पंक्चुएशन की करते हैं। और पंक्चुएशन में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कैपिटल लेटर की करते हैं। अब इसके सिर्फ रूल्स याद कर लें, याद क्या समझ लें इसको इधर रखें। बट ए कैपिटल लेटर है फ्यू रूल्स, नोट कर लें। रूल नंबर 1, rule number 1 is that whenever you write a new sentence, जब भी आप एक नया सेंटेंस लिखते हैं, नए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि यहां पे है कि रूल नंबर 2, ये ज्यादा अहमियत का हामिल है और सबसे ज्यादा पानी दें, सबसे ज्यादा हम गलतियां भी इसी की करते हैं। वो क्या है कि मेडिएशन जब भी आप अपनी आउटलाइन लिखते हो ना, क्या चीज, जब भी आउटलाइन लिखते हो, आउटलाइन की जब भी आप हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखते हो, क्या आपको बड़े शायद मोहम्मद राशिद आपके इंटरनेट के शायद कोई इशू होगा। बाकी लोगों का अगर वॉइस क्लियर है तो आप जरा चैट बॉक्स में लिख लें, अगर वॉइस का इशू है तो मुझे बता दें, क्योंकि राशिद कह रहा है कि उसे सुनने में इशू है। चैट बॉक्स में लिखने, कोई आप में से लिख दे अगर आपको आवाज आ रही है तो, आवाज का इशू नहीं है तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब रूल नंबर 2, तो बेटे आपका शायद आपके एंड पे इशू है, इसको सॉल्व कर लें। मैं अभी यूज ऑफ कैपिटल लेटर पढ़ा रहा हूं, उसका रूल नंबर 1 पढ़ाया। रूल नंबर 1 मैंने क्या पढ़ाया कि जब भी आप एक नया जुमला स्टार्ट करेंगे तो नए जुमले का फर्स्ट लेटर जो होगा इट मस्ट बी रिटन विद द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से हमेशा हम लिखेंगे उसको। रूल नंबर 2, माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं, क्या खास तौर पे आपको पता है आपने 60 मिस्टेक्स करनी होती हैं, एक गलती के पीछे 1 नंबर कटता है। यू आर सपोज टू मेक द 60 मिस्टेक्स एंड देन यू वुड बी नोवेयर। एक गलती के पीछे 1 नंबर कट गया ना, 40 गलतियां या 60 गलतियां कर लेनी है तो फिर यू वुड बी नोवेयर। और हम ये कोटा 40 का या 60 का जो कोटा है ना, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आउटलाइन में पूरा कर लेते हैं। सारी गलतियां हम आउटलाइन में पूरी कर लेते हैं। और यही गलतियां क्या करते हैं, कैपिटल लेटर की गलती करते हैं। अब रूल नंबर 2 ये है कि जब भी आप किसी चीज, जब आप आउटलाइन में आप हेडिंग और सब हेडिंग लिखोगे, क्या आउटलाइन के अंदर जब भी आप हेडिंग सब हेडिंग लिखते हैं ना, तो उसके तमाम हर वर्ड का पहला लेटर जो है इट मस्ट बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर। एक्सेप्ट, ये देखें ना, मैंने यहां पे भी किया हुआ, मैंने के कैपिटलाइज किया, इश्यूज का आई कैपिटलाइज किया, रीजन का आर कैपिटलाइज किया, ऑफ का वो नहीं किया, फेलियर का एफ कैपिटलाइज किया। तो रूल क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 2 ये है कि जब भी आप हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखेंगे, तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, एक्सेप्ट
हेल्पिंग वर्ब स्मॉल से लिखा जाता है, आर्टिकल स्मॉल से लिखे जाते हैं, कंजंक्शन स्मॉल से लिखी जाती हैं और प्रेपोजिशन स्मॉल से लिखी जाती हैं। इसके अलावा खासतौर पे आउटलाइन में जब आप हेडिंग सब हेडिंग लिखेंगे ना, तो आपके तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। ठीक होगा। तीसरा रूल कैपिटल लेटर का, मेडिएशन तीसरा कैपिटल लेटर का रूल ये है, व्हेन एवर एंड वेयर एवर, कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे, जब भी, जिधर भी, जैसे भी, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो कैपिटल लेटर के मैंने 3 रूल बताए। मैंने पहला रूल बताया कि जब पहला लफ्ज लिखोगे, मैंने दूसरा रूल आपको बताया कि जब भी हेडिंग सब हेडिंग लिखेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और रूल नंबर 3 मैंने आपको यह बताया कि प्रॉपर नाउन जब भी, जिधर भी, जैसे भी आएगा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब आते हैं रूल ऑफ कामा। मेडिएशन कामा हैज ओनली 2 यूजेज, 2 भी नहीं 3 यूजेज, ये भी नोट कर लें। कामा का सबसे पहला यूजेज ये है कि दिस ऑलवेज अपीयर अमंग द वर्ड्स, ये लफ्जों में आता है। किसमें? बड़े लफ्जों की लिस्ट होगी तो कामा आप यूज करेंगे। मैं लिखूंगा अली, कामा अकबर, कामा अवैस। और यहां पे एक चीज नोट कर लें कि हर एंड से पहले कामा नहीं आता, आता है कभी कभार एंड से, 2 सूरतों में वो आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन हमने एक फैशन बनाया हुआ कि हम जब भी एंड लिखते हैं तो एंड से पहले कामा लगा देते हैं, हर एंड से पहले कामा नहीं आता। तो कामा का पहला रूल ये है कि दिस अपीयर अमंग द वर्ड्स, जैसे ये लफ्जों के दरमियान में आएगा, पहली बात। रूल नंबर 2, बड़े ये फ्रेजेस के दरमियान में आएगा। मैं लिखूं पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, कामा इनएफिशिएंट लीडरशिप, मास लेवल ऑफ पॉवर्टी, तो ये फ्रेजेस के दरमियान आता है। तो इसका कामा के 2 रूल हो गए। पहला रूल मैंने बताया कि लफ्जों के दरमियान में आएगा, दूसरा मैंने डेसर्ट आपको रूल बताया कि लफ्जों के बाद ये फ्रेजेस के दरमियान में आएगा, लफ्जों के दरमियान। तीसरा ये है कि ये हमेशा डेट्स में आता है। डेट्स का बड़ा आसान सा इसका रूल है। डेट्स का डेसेंट रूल ये है कि ये हमेशा ईयर से पहले आता है। डेट को 2 लिखने के तरीके होते हैं। सपोज आज डेट है ना अक्टूबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 20th गालबन है, तो मैं ये लिखूंगा, इसके बाद मैं कामा ऐड करूंगा, इसके बाद मैं ईयर लिखूंगा, जो भी मेरा साल होगा। इसके लिखने के एक और भी तरीका है, और वो डेट पहले आती है, हम लिखते हैं 20th। क्या लिखते हैं? 20th। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कामा का रूल वही है कि कामा जो है वो साल से पहले आता है। 2 यूजेज जो। अब आते हैं सेमीकोलन पे। सेमीकोलन माय डियर स्टूडेंट हैज ओनली 1 यूजेज। आप समझे बड़े, सेमीकोलन का अभी मेजर यूजेज मैं बता रहा हूं, इनका मेजर एक ही यूजेज है। और इनका मेजर यूजेज क्या है कि ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करेगा और कंजंक्शन को रिप्लेस करेगा। दिस ऑलवेज अपीयर अमंग, और दिस इज वेरी गुड टेक्निक इन प्रेसी राइटिंग। क्योंकि सेमीकोलन होगा तो वो काउंट नहीं होगा, और अगर आप कंजंक्शन यूज करेंगे तो काउंट होगी। और आखिरी है इन्वर्टेड यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास। मेडिएशन इन्वर्टेड कामास हैज ओनली 1 यूजेज। हम क्या करते हैं, मैं अक्सर देखता हूं लोग अपना नाम लिखते हैं, नाम के ऊपर इन्वर्टेड कामास लगा देते हैं। पूछे क्यों लगाए, तो कहते हैं सर इसको हाईलाइट करने के लिए। बेटे किसने कहा है कि हाईलाइट करने के लिए कामा, पेयर ऑफ कामास यूज होता है या इन्वर्टेड कामास यूज होते हैं? अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है तो उसके तो यूजेज ही और हैं। वो तो मार्कर से लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे, उसको बोल्ड करोगे, कलर चेंज कर दोगे। they have only 1 usage, double inverted commas. They have been used, मैं देखो अभी आपको मेजर यूजेज बता रहा हूं। they have been used, एक ही यूजेज है इनका, और they have been used to convey
कि जब भी हम किसी के अल्फाज को कोट करते हैं ना, जब मैं कहता हूं कायद आज़म सेज कामा इन्वर्टेड कामा, जब मैं किसी को कोट करूंगा तो मैं उस चीज को इन्वर्टेड कामास में लिखूंगा। एक ही यूजेज है, कुछ माइनर यूजेज होते हैं वो बाद में, और कभी कभार जैसे हम सिंगल इन्वर्टेड कामास भी देखते हैं, उसका भी एक ही यूजेज है। और उसका यूजेज ये है कि जब एक जुबान के अंदर ना इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश में अगर आप अरेबिक का लफ्ज लिखते हो रोमन इंग्लिश के अंदर, रोमन इंग्लिश क्या होती है कि जी अल्फाबेट्स आप इंग्लिश के यूज कर रहे हो, लफ्ज अरेबिक का लिख रहे हो। मतलब अक्सर हम लिखते हैं इकरा, IQRA, आप अखबार पढ़ोगे ना तो इकरा के इर्द गिर्द या तो सिंगल इन्वर्टेड कामास होंगे, सिंगल नहीं होंगे, तो वो उसको अटैलिक्स करेगा। इसके और एक मैं एग्जांपल देता हूं। अब अक्सर पढ़ते हैं कि वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमो। वो डेमो जो है ना, वो क्योंकि इंग्लिश के लफ्ज तो नहीं है, ग्रीक है, तो उसके इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड कामास यूज होते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कामास का है कि जब आप किसी को कोट करोगे, और सिंगल इन्वर्टेड का कामा यूज है कि जब एक जुबान के अंदर आप किसी दूसरी जुबान का लफ्ज यूज करोगे ना, तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कामास में लिखा जाता है। तो मैंने दोबारा पढ़ाता हूं, पंक्चुएशन हमने इतनी पढ़नी, आगे मैं वैसे डिटेल पढ़ाऊंगा। इस स्टेज पे आपको पंक्चुएशन के इतना ही पता होना चाहिए कि यूज ऑफ कैपिटल लेटर 3 यूजेज है। जब आप फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का लिखते हैं तो कैपिटल से लिखा जाता है, जब प्रॉपर नाउन लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और तीसरा जो है, जो कि मैंने बताया है कि जब आप हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं, जब आप आउटलाइन के अंदर हेडिंग सब हेडिंग लिखते हैं, तो आपके तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कामा का यूजेज बताया, मैंने कहा ये लफ्जों के दरमियान में आता है, और मैंने यहां पे आज मना कर दिया है कि हर एंड से पहले कामा नहीं आता है, आता है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी आपने एंड से पहले कामा नहीं लगाना है। एक रूल तो मैंने पढ़ा दिया है ना, या वो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन कर रहा होगा तो तब तो यूज करेंगे। ये फ्रेजेस के दरमियान में आता है, दो ही यूजेज में, और ये तीसरा डेट्स मीन के ईयर लिखते हैं ना, साल, उससे पहले आता है। सेमी कॉलन का मैंने सिर्फ एक ही यूजेज बताया है कि ये हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लासेस से पहले आता है। और इन्वर्टेड कामास डबल का भी एक ही यूजेज बताया है कि जब भी किसी को आप कोट करोगे, क्या करोगे, कोट करोगे किसी को, तो डबल इन्वर्टेड कामास यूज करोगे, और जब एक जुबान के अंदर दूसरी जुबान का लफ्ज यूज करोगे तो सिंगल इन्वर्टेड कामास यूज करोगे। अब आते हैं टेंसेस। नेक्स्ट रीजन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले कहते हैं कि जो सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से लोग CSS पास नहीं कर सकते, या तो उन्हें टेंसेस आते नहीं है, आते हैं तो वो उनका इंटरचेंजेबली गलत यूजेज करते हैं। उस टेंस की जगह वो टेंस, जरा मैं आपको एक अभी असाइनमेंट देता हूं। ये मैंने चंद एक जुमले लिखे हैं ये नेक्स्ट कॉलम के, ये ऊपर वालों को छोड़ दें, कॉलम नंबर 2 के अंदर ये 7 सेंटेंसेस हैं। ही हैज डिलीवर्ड अ लेक्चर। इनको जरा गौर से पढ़ें और हर एक के सामने लिखें। 5 मिनट की असाइनमेंट है कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। रीड देम केयरफुली। आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और उसके सामने लिखोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
ये अब मैं आपसे बारी बारी क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। ये अब्दुल गफार, आप मुझे बताएं कि सेंटेंस नंबर, आप अपने आप को अनम्यूट करें, सेंटेंस नंबर 1 सही है या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट है सर। अच्छा, और व्हाट अबाउट सेंटेंस नंबर 2। ये भी सर दुरुस्त है। ये दोनों कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। ये सर ही हैज डिलीवर्ड ए लेक्चर टुडे। अच्छा जी, आमना आप कह रही हैं, आमना सेंटेंस नंबर 2 गलत है या सही है। आप Sir, I think अपने आप, incorrect. अच्छा क्यों, जरा मुझे लॉजिक बता दो आमना। Sir, he has delivered a lecture, लेकिन आगे उन्होंने बताया नहीं है कि कब, like today, yesterday. Incomplete idea है, I think. नहीं, इनकम्प्लीट आइडिया तो नहीं है, आइडिया तो कंप्लीट है, लेकिन आप कहते हैं कि टुडे होना जरूरी है। Yes sir, like मुझे लग रहा है ऐसे, सेंस नहीं बनी। अच्छा सिद्रा, आप बताएं सेंटेंस नंबर 5। सिद्रा, सिद्रा बताएं सेंटेंस नंबर 5 जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सर ये इनकरेक्ट है, ये सिंपल पास्ट में आएगा यस्टरडे की वजह से। आप कैसे क्या लिखेंगी। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर यस्टरडे। हेड नहीं आएगा। नो, क्यों नहीं आएगा हेड। क्योंकि जब यस्टरडे आएगा तो उसके साथ सिंपल पास्ट आएगा। जी डॉक्टर नईमा, आप बताएं कि सेंटेंस नंबर 5 जो है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है। डॉक्टर नईमा, मैं आपको सुन रहा हूं। सर ये करेक्ट है। ये क्या है। ये करेक्ट है। अच्छा कैसे करेक्ट है, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। सर फार पास्ट में भी तो कंप्लीट तो हो चुका है ना एक्शन, तो हम उसको परफेक्ट में तो लेके जा सकते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जो पास परफेक्ट है उसमें भी ये मैसेज, अगर इसमें चले हैड खत्म कर दें, कि डिलीवर्ड लेक्चर कर दें, तो क्या ख्याल है। सर फिर अगर ये ही डिलीवर्ड अ लेक्चर, तो फार पास्ट में हम उसमें सिंपल परफेक्ट यूज, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। ही डिलीवर्ड अ लेक्चर ठीक होगा, मतलब यस्टरडे अगर हम कर रहे हैं तो वो भी ठीक होगा। दोनों ठीक हैं। जी दोनों तो बेटे नहीं ठीक हो सकते, दोनों कैसे हो सकते हैं। अच्छा चलें देखते हैं, आगे देखते हैं। ये फैसल, आप बताएं सेंटेंस नंबर 6 जो है वो सही है या गलत है। फैसल। जी सर, मेरे मुताबिक ये गलत है, क्योंकि जो काम पहले हुआ है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। जो काम पहले हुआ है, हाँ, इसको कैसे सही करो, मीन क्या, पहले कौन सा काम हुआ है, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। वो उसने लेक्चर डिलीवर कर चुका था जब हम्म उसके फ्रेंड आए, तो उसके हम्म फ्रेंड यानी कि बाद में आए और लेक्चर उसने पहले कंप्लीट कर लिया था। हम्म तो